आज सोना काफी ज्यादा कमजोर दिख रहा है। करीब 2500 रुपए तक की गिरावट थी। हालांकि लोग कब से इंतजार भी कर रहे थे कि इस तरह की गिरावट दिखी। करीब करीब 5500 रुपए सोना अपने रिकॉर्ड स्तरों से नीचे आ चुका था। अप्रैल में हमने देखा था 99,358 का नया हाई बना था। उस रिकॉर्ड स्तरों से 5500 रुपए नीचे है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इन स्तरों पर सोना खरीदे या अभी भी रुके और भी नीचे भाव मिलेगा, और क्यों ये सोना गिर रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ तीन मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज से, हमारे साथ बीटूपन मजुमदार हैं bmazumdar.com से, और साथ ही दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं विश्व मोहन और शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ। बीटूपन, आप सबसे पहले बताइए, गोल्ड में जिस तरह की गिरावट दिख रही है, करीब 2500 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। रिकॉर्ड से 5500 रुपए सस्ता हो चुका है। दो बड़ी खबर जो वीकेंड के दौरान डेवलप हुई, एक तो भारत पाकिस्तान में सीज फायर और दूसरा US और चाइना में ट्रेड डील की बातचीत। क्या लग रहा है इन दोनों खबरों के बाद और कितना नीचे आ सकता है भाव? देखिए, अभी बाजार तो चल रहा है पूरे खबर के हिसाब से। और मेरे अभी सिनेरियो इस तरह का है, अगर आप मार्केट देखते हैं लास्ट एक डेढ़ महीने से मार्केट में कोई भी डायरेक्शन क्लियर कर नहीं आता है। जैसे कि पूरा कंफ्यूज मार्केट था, स्टेट्समैन आते रहते हैं। और कुछ लोगों ने ऐसे भी मुझे पूछा था कि ये डोनाल्ड ट्रम्प वाले कोई ट्रेड वेट करते क्या, हर चीज होता है। इंडिया और चाइना में, इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में डोनाल्ड ट्रम्प का स्टेटमेंट इमीडिएटली आता है, अपने इंडियन गवर्नमेंट से लेट आता है। और ट्रेड जो भी सोल्यूशन होता है मोस्टली हॉलीडे के टाइम में होता है। तो इसलिए किसी ने भी ये मोमेंटम कैप्चर शायद नहीं किया होगा जिस तरह से अभी गोल्ड में गिरावट है। वर्ल्ड इज अनसर्टेन, लेकिन तब भी ये चीज है कि थोड़ा अगर सर्टेनिटी पे मूव करता है, वर्ल्ड अगर सर्टेनिटी पे मूव करता है, थोड़ा सा जो वार से, ट्रेड वार सिनारियो से उभर के अगर स्टेबल सिनारियो होता है तो गोल्ड गिर जाएगा। गोल्ड का भाव अभी 94,000 ही है, शायद यहाँ से और 3-4 हजार रुपए आराम से गिरने का कोशिश कर सकता है। चार्ट में एक चीज फॉर्मेशन है जो एक लोअर हाई फॉर्मेशन है। अभी ये प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक कर पाया। 98,000 97,600 का एक टॉप बना है अभी, लेटेस्ट लोअर हाई टॉप। तो अगर ये सिनेरियो इस तरह का है और करेक्शन अभी शायद सेकेंड लेग बनता है करेक्शन में, फर्स्ट लेग करेक्शन के बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी, जो पॉलिटिकल कॉन्सर्ट ऑब्वियसली फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान का भी जो एक जियो पोलिटिकल इवेंट भी होता है। तो फिलहाल ये लग रहा है कि गोल्ड शायद जो लो बनाया था 92,000 का जो लो बनाया था, गोइंग फॉर ये तोड़ने के लिए कोशिश करेगा। सब 90,000 के आसपास भी भाव बनने के लिए कोशिश कर सकता है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस जो मोमेंटम मोस्टली बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही हो रहा था। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा है जिस तरह से अभी दिख रहा है, तो शायद ये गोल्ड करेक्ट कर जाएगा। और ट्रेडर्स के लिए अभी क्या है कि ट्रेडर्स को अगर ट्रेड करना है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, तो आज इंट्राडे में पुल बैक मिलता है 94,500 के आसपास। 93,500 का टारगेट ले सकते हैं, 95,000 का स्टॉप। लेकिन किसी को होल्डिंग पर्सपेक्टिव से लेना है और किसी को गोल्ड परचेस करना है फिजिकली, तो रुकना चाहिए। बिलो 90,000 के आसपास बाजार गिरना चाहिए अभी फिलहाल। और जो होल्डिंग पर्सपेक्टिव से सेल, अगर शॉर्टिंग करना है तो मिनी मिनी कॉन्ट्रैक्ट लेके छोड़ सकते हैं। मेरे को लगता है कि बाजार अच्छा खासा गिरेगा। एक 97,000 90,000 का जो इमीडिएट टॉप है, जब तक ये टूट नहीं पाता है तो बाजार करेक्टिव फेज में अभी कंटिन्यू करने के लिए कोशिश करेगा। तो बाजार करेक्टिव फेज में है। अगर आपको बेचना है ट्रेड के लिए तो आप यहाँ पे 94,500 तक फिर से वापस से पुलबैक रैली आती है तो फिर वहाँ पर बेचे 93,500 के लिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा मीडियम टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो वेट कर ले, 90,000 के नीचे भी आपको भाव मिल सकता है। अनुज जी, आप बताइए, आपकी राय क्या है? देखिए, हमें लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस में जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये जो US और चाइना का ट्रेड वॉर में जो कूलनेस आई है उसकी वजह से देखने को मिली है। हमने देखा कि प्राइस अब $3300 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि अभी जो एक सेफ हेवन अपील थी वो यहाँ पर कुछ डाइल्यूट हुई है, जिसकी वजह से हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। हालांकि अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स भी निचले स्तरों से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना पहले 98 के आसपास था, ऑलमोस्ट 100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीजें पहले थोड़ी नेगेटिव लग रही थी वो अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में हम एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख रहे हैं। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में भावों में कुछ गिरावट आ सकती है।
और वीकली पर्सपेक्टिव से भी ट्रेंड डाउन रह सकता है। तो अगर हम इंट्राडे की बात करें तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 94,500 में। स्टॉप लॉस लगाएं 94,925 का। टारगेट नीचे करीबन 93,750 तक देखा जा सकता है। और हमें लग रहा है कि वीकली बेसिस पर प्राइस जो है 92,900 तक, या अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो करीबन 3220 3230 डॉलर तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। तो डॉलर में तेजी और ये ट्रेड वॉर में जो कूलनेस आई है उसकी वजह से गोल्ड में गिरावट देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट अभी और गोल्ड में देखने को मिल सकती है। ओके, तो थोड़ी बहुत गिरावट। और आप कितनी गिरावट यहाँ से और देख रहे हैं दिव्या गगलानी जी? गुड मॉर्निंग शुभमन जी। गुड मॉर्निंग सर। कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो हमने देखा कि आज मॉर्निंग में कैप डाउन देखने मिला। प्राइसेस जो है करीब मोर देन 1.6% डाउन है। एक तरफ से जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है यूएस और चाइना के ट्रेड डील के साथ, और लास्ट वीक यूएस और यूके की भी ट्रेड डील हुई थी। तो ये सब सिनेरियो, एक अनसर्टेनिटी जो था इकोनॉमिक मार्केट में वो कम हो रहा है, और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स है वो भी 100 के लेवल के ऊपर आ चुका है। तो उसके वजह से वो सेव एंड बाइंग जो हमें सोने में दिख रही थी वो कम होती हुई दिख रही है अभी। और जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी जो चल रहा था मार्केट में वो भी काफी कम हो चुका है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है सोने के लिए वो अभी फिलहाल सेलिंग का ही बन रहा है। अगर कोई भी रैली आती है तो मेरा व्यू सेल ऑन राइज का ही रहेगा। टेक्निकली बात करें तो 9 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है डेली चार्ट पे, तो वो भी एक नेगेटिव साइन है प्राइसेस के लिए। इंट्राडे के की बात करूँ तो 94,500 के करीब आ जाए तो वहाँ पे बेच के चले। स्टॉप लॉस अब 94,650 का रखे। टारगेट नीचे में 94,300 का मेंटेन करके चले। और अगर हम एक दो वीक की बात करें तो कॉमेक्स मार्केट में 3150 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर प्राइस ये लेवल ब्रेक करता है तो हमें और भी करेक्शन देखने मिल सकता है। चांदी बताइए दिव्या, चांदी में तो रिकवरी दिख रही है, जो शुरुआती गिरावट थी वो काफ़ी कम हो गई है। अब 96,400 के आसपास चांदी पहुंच चुकी है। क्या चांदी यहाँ से मजबूत दिख रही है? क्योंकि ज़्यादातर जो फैसले हुए हैं वीकेंड के दौरान वो इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए सपोर्टिव है। क्या वो फैक्टर चांदी को सपोर्ट यहाँ से करेगा और चांदी यहाँ से तेजी दिखा सकती है क्या? चांदी की ओवरऑल बात करें तो करेक्शन जो प्राइसेस में था, मतलब रैली तो खास खास आई नहीं थी, और हायर लेवल से भी थोड़ा करेक्ट हो चुका है। और टेक्निकली अगर बात करें तो 95,000 और 94,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये रेंज के नीचे प्राइसेस जो है सस्टेन हो नहीं पा रहा है काफी टाइम से। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तो मेरा व्यू चांदी के अंदर थोड़ा कॉन्ट्रा रहेगा एज कम्पेयर टू गोल्ड, क्योंकि जो गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है वो भी हिस्टोरिक हाई पे चल रहा है। तो गोल्ड एज ऑफ नाउ फिलहाल महंगा है चांदी के कंपैरिजन में। तो चांदी में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करने का। और अगर इंटरडे के लिए बात करें तो अगर नीचे में अगर करेक्शन होता है चांदी 95,600 के करीब तो वहां पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 95,000 का रखें और टारगेट ऊपर में 96,400 का मेंटेन करके चले। आप बताइए चांदी पर आपकी राय अनुज जी। विष्णु जी देखिए, चांदी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली 32 और 33 डॉलर के बीच मूव कर रही है। हालांकि अगर आप वॉलिडिटी देखेंगे तो थोड़ी सी वॉलिडिटी एज कंपेयर गोल्ड के कम है, मगर हाँ एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कोई बड़ा सेल ऑफ नहीं दिख रहा है। और ये जो डेवलपमेंट हुए हैं वीकेंड पे, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मेटल के लिए पॉजिटिव रहेंगे, जिसमें सिल्वर का भी पार्ट है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से चाइना अगर ग्रो करता है तो इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़ेगी, जिसमें सिल्वर का भी काफी सपोर्ट रहेगा। तो मुझे लगता है कि अभी सिल्वर के प्राइसेस में हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है करीबन 102 के आसपास था। हमें लगता है कि ये भी अब रेशियो जो है, अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो ओवरबॉट चला गया है। अब इसमें हमें लगता है कि कुछ करेक्शन आ सकता है, तो जहां पर अपॉर्चुनिटी बनेगी सेल गोल्ड और बाय सिल्वर। तो मुझे लगता है कि अभी जो एक सेंटिमेंट चल रहा है उसमें हमें लगता है कि एज पर द गोल्ड सिल्वर, गोल्ड में बिकवाली आ सकती है और सिल्वर में रिकवरी आ सकती है। ये हम पहले से भी देख रहे थे कि जो ट्रेंड था वो धीरे धीरे डाइवर्ट होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे चांदी में खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। और चांदी अगर ऊपर में 97,050 के ऊपर चलती है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 33 डॉलर का, अगर 33 डॉलर ब्रेक करती है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाए 95,750 का। और अगर हम वीकली टारगेट्स की बात करें तो हमें लगता है कि 99,450 तक के टारगेट दोबारा देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये 35 डॉलर ब्रेक करता है तो हमें लगता है कि 37 से लेकर 40 डॉलर तक के लेवल आपको सिल्वर में देखे जा सकते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें गोल्ड और सिल्वर के मुकाबले तो हमें लगता है कि सिल्वर का ऑप्टिमिज्म एज कंपेयर गोल्ड से ज्यादा दिख रहा है, तो सिल्वर में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, तो चांदी खरीदारी की सलाह। हमारे सारे एक्सपर्ट सुबह से जितने भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं उनको लगता है कि चांदी खरीदना चाहिए गोल्ड के मुकाबले यहाँ से। आप बताइए बिठूपन जी, आपको भी लग रहा है चांदी खरीदें क्या?
चांदी बाय ऑन डिक्लाइन है। चांदी परफॉर्म नहीं कर पा रहा था बिकॉज गोल्ड में जिस तरह से एक अनसर्टनिटी के कारण गोल्ड के प्राइसेस बढ़े लेकिन सिल्वर नहीं बढ़ा था, और थोड़ा सा स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण शायद जो सिल्वर का ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव दिख रहा है फिलहाल के लिए। तो सिल्वर को बाय द डिक्लाइन करना चाहिए या कोई डिप्स में बाय करना चाहिए। ये जो बाइंग रेंज है 95,500 टू 94,700, एक ब्रॉडर रेंज है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। अगर ये लेवल पे बाइंग करना है और अगर होल्डिंग पर्सपेक्टिव से लेना है तो इस बार शायद एक बार सिल्वर 1 लाख के ऊपर क्रॉस करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, गोल्ड के कारण थोड़ा प्रेशर आता है तो डिप्स मिलेगा, तो वो डिप में बाय करना है। टारगेट 90,500 1 लाख के आसपास फिलहाल जाने के लिए फिर सिल्वर कोशिश करेगा। चलिए क्रूड की बात करते हैं। क्रूड भी इन फैक्टर्स से सपोर्ट ले रहा है। उनको लग रहा है कि स्लो डाउन की जो चिंता है वो कम होगी, डिमांड डिस्ट्रक्शन की जो चिंता थी वो कम होगी, और वो यहाँ पे सपोर्टिव फैक्टर के तौर पे क्रूड के लिए काम कर रहा है। अनुज जी, आप बताइए, कच्चे तेल में जो आज तेजी दिख रही है, ये टिकाऊ है? अगर टिकाऊ है तो कितनी टिकाऊ है और कहाँ तक जा सकता है भाव आगे? ये अगर आप WTI देखेंगे तो अब 60 के ऊपर चल रहा है, ब्रेंट भी ऑलमोस्ट 65 के आसपास है। तो एक रिकवरी हमने आती हुई देखी है। इनफैक्ट अगर आप MCX में देखेंगे तो जो पहले प्राइस 4700 के आसपास थे, अब वो 5200 के आसपास आते हुए दिखाई दिए। तो एक शार्प रिकवरी हमने महज 2 दिनों में आती हुई देखी है। कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रेड टॉक से हमने देखा है कि क्रूड की डिमांड बढ़ सकती है, जिसकी वजह से एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। एक्सपेक्टेशन है कि चाइना से भी डिमांड यहाँ देखी जा सकती है। हालांकि अभी हमने देखा था 15 दिन पहले ओपेक प्लस मेंबर्स ने प्रोडक्शन इंक्रीज किया था, तो वो थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव है। बट हाँ, फिलहाल जो करंट जो चेंजेस आए हैं फंडामेंटल में, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्रूड की डिमांड बढ़ सकती है और क्रूड में एक बाउंस बैक आ सकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि क्रूड में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए करीबन 5150 में। स्टॉप लॉस लगाए 4980 का। हमें लगता है कि 5380 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। तो सेंटीमेंट अभी हम देखें तो क्रूड की पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि ऊपर में 5305 से लेकर 5380 तक के टारगेट आपको क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि वीकली बेसिस पर खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। आप बताइए बिटूपन, आपकी राय क्रूड पर, कॉल क्या है? देखिए, मैं लास्ट वीक भी बताया था कि क्रूडल में थोड़ा सा फेक आउट जैसा पॉसिबिलिटीज है। लास्ट वीक जिस तरह से सप्लाई के कारण इंक्रीज करने के बाद पैनिक था, वहां से बॉटम आउट किया था, तो वहां पे मैं लॉन्ग पे ही था। और एक फेक आउट सिनेरियो भी है जो चार्ट में दिखा रहा है कि 5480 या 5450 तक बाजार पहुंचने के लिए कोशिश करेगा क्रूड ऑयल। और दूसरा चीज है कि जो यूएस में अभी जो रिफाइनरी मेंटेनेंस प्रोग्राम अभी चलेगा या चल रहा है अभी मई में, तो और यूएस का समर ड्राइविंग सीजन भी आ रहा है, तो ये एडिशनल पॉजिटिव फैक्टर है। साथों साथ जो जो जिस तरह से अभी सुधर रहा है सिनारियो, तो वो भी थोड़ा पॉजिटिव सिनारियो है। तो बाजार थोड़ा सा रिकवरी करने के लिए कोशिश करेगा, या 5450 या 5600 तक जाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन अभी मैं मान रहा हूँ कि ये जो रिकवरी है ये एक शॉर्ट कवर रिकवरी है, बुलिश ट्रेंड नहीं है। बाजार थोड़ा रिकवर करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर वीकली पर्सपेक्टिव से देखना है तो कोई भी डीप आता है तो बाय करना चाहिए। 5150 5200 ये सब लेवल मान के चलना चाहिए वीकली में। 5452 5480 का आपका टारगेट रहेगा। इंट्राडे में जो बाइंग का मैंने टारगेट दिया था ऑलमोस्ट अचीव हो गया, लेकिन अब भी 5200 के आसपास बाय कर सकते हैं। 5100 के नीचे स्टॉप लॉस का रहना पड़ेगा मॉडिफाइड। और इमीडिएटली इंट्राडे में मान के चल रहा हूँ 5320 टारगेट आपका पॉसिबल है। आप बताइए देव्या, आपके पास कोई ऑप्शंस में ट्रेड है क्या क्रूड में आज? हाँ, अगर क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो एज ऑफ नाउ जो सिनेरियो है फंडामेंटली वो पॉजिटिव है, क्योंकि जो पॉजिटिव न्यूज़ हमें निकल के आ रहे हैं यूएस और चाइना के बीच में। साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन है कि ईरान के ऊपर भी थोड़ा सैंक्शन लग सकता है, तो उसके वजह से एक सप्लाई कंसर्न भी होगा प्राइसेस के लिए। तो एज ऑफ नाउ अगर कोई भी अगर करेक्शन आता है क्रूड ऑयल में इंट्राडे बेसिस पे, तो बाय ऑन डिप्स करे। 5150 का जो कॉल ऑप्शन है वो 100 के करीब बाय करे, स्टॉप लॉस हम 75 का रखे, और टारगेट ऊपर में 130 का मेंटेन करके चले। चलिए बात करते हैं मेटल्स की। आज मेटल्स में दायरे में ही कारोबार हो रहा है ज़्यादातर मेटल्स, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है। जिंक में तेजी बढ़ी है दिन के निचले स्तरों से। शुरुआती कारोबार से देखें तो 253 के आसपास पहुंच चुका है। एल्युमिनियम में आधे % की तेजी। कॉपर सपाट है 852 पे। लेड 178 रुपये 50 पैसे पे है। अनुज जी, मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है आज आपको? देखिए, कॉपर ही है, और हमने देखा है कि वीकली बेसिस पर अच्छे रिकवरी करी है कॉपर ने, और जो अपडेट्स आए हैं उससे काफी हद तक सपोर्ट करेगा। तो कॉपर में हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। स्ट्रेटेजी वाइज अगर हम बात करें तो करीबन
कॉपर में 847 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाए, 842 का स्टॉप लॉस ने, 856 का टारगेट हमें लगता है कि कॉपर में देखने को मिल सकता है। तो जो डेवलपमेंट्स हुए हैं अभी वीकली पर्सपेक्टिव से, हमें लगता है कि अपसाइड रहेगा, और ऊपर में हमें लगता है कि करीबन 856 तक के टारगेट कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। आपकी राय, आपको क्या पसंद है आज? बिटूपन जी, आपसे मेरा हाँ, सवाल था मेटल्स पर। मुझे तो कॉपर भी पसंद आ रहा है, जिंक भी पसंद आ रहा है, एल्यूमिनियम भी पसंद आ रहा है। तीनों में लग रहा है कि तेजी है, लेकिन मैं फिलहाल अगर एक काउंटर पे जाता हूं तो कॉपर में जाऊंगा कि इसमें ज्यादा लिक्विडिटी और कंफर्टेबल होता है ट्रेड। तो लग रहा है कि शायद इस बार कॉपर 850 का एक रेजिस्टेंस छोड़ने के लिए कोशिश करेगा और उसको ब्रेकआउट के बाद शायद 865 भी जाने के लिए कोशिश करेगा। एंट्री मैंने दिया है 848, वो मिलेगा कि नहीं नॉट वेरी श्योर, लेकिन कोई भी डीप आता है 850 से मान के चलिए, 848 का रेंज एंट्री मान के चलिए, 856 का इनिशियल टारगेट रहेगा और शायद ये एक्सटेंड करेगा 865 तक, क्योंकि एक लोअर हाई ब्रेकआउट करने के लिए जाने के लिए कोशिश करेगा बाजार। सेम जिंक में भी मुझे लग रहा है कि भाव, अभी मैंने ट्रेड कॉल नहीं दिया, लेकिन जिंक मुझे लग रहा है कि जिंक भी शायद 258 260 तक जाने के लिए कोशिश करेगा। तो कॉपर एंड जिंक इट्स बाय। आपको लग रहा है यहां से बाई करना चाहिए। आप बताइए देवे, आपकी टॉपिक। अगर कॉपर की बात करें तो आज के मॉर्निंग सेशन में तो हमें एक पॉजिटिव कारोबार दिख रहा है। मैं अगर लास्ट वीक की मैं अगर बात करूं तो कॉमेक्स कॉपर में हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला था। साथ ही आज जो इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा था अक्रॉस यूएस एंड चाइना, वो भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन इंडिकेट कर रहा था। और थर्ड सिनेरियो ये है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है यूएसए में, वहाँ पे जो इन्वेंट्रीज है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये तीन फैक्टर्स अगर हम कंसिडर करें तो प्राइजेस भी अगर हम देखें तो 850 বা 860 के ऊपर जो है सस्टेन हो नहीं रहा है। वहां पे एक सप्लाई जोन आ रहा है प्राइजेस के लिए। तो अनलेस एंड अनटिल अगर ये लेवल अगर ब्रेकआउट नहीं देता और सस्टेन नहीं करा तो मुझे लग रहा है कॉपर जो है थोड़ा दायरे में ही कारोबार करेगा। इंट्राडे के लिए बात करूँ तो अगर कॉपर 855 के करीब आता है तो वहां पे बेच के चले, स्टॉप लॉस हम 860 का रखे और टारगेट नीचे में 848 का मेंटेन करके चले। चलिए बात करते हैं नेचुरल गैस की। दिव्या, आपके पास एनजी में कोई ऑप्शंस का ट्रेड है क्या आज? हाँ, नेचुरल गैस की बात करूँ तो उसमें हमने एक ब्रेकआउट देखने मिला था लास्ट वीक में। प्राइजेस जो है 300 के ऊपर सस्टेन हो रहे हैं। अगर इंटरडे की बात करूँ तो 310 का जो कॉल ऑप्शन है वो नीथुआ करेक्ट होता है तो 16 के करीब बाई करें, स्टॉप लॉस हम 14 रुपीज का रखे, टारगेट ऊपर में और 19 का मेंटेन करें। चलिए बात करते हैं मॉनसून की। अहम खबर है क्योंकि समय से पहले मॉनसून पहुंचने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। ऑनसेट जो डेट होता है केरल पहुंचने का वो 1 जून होता है। मौसम विभाग को लगता है कि 27 जून यानी समय से 5 दिन पहले ही मॉनसून की एंट्री हो सकती है। और पिछले साल हमने देखा था 30 मई को मॉनसून की एंट्री केरल में हुई थी और मौसम विभाग का अनुमान 31 मई का था। लेकिन हमारे साथ प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट के साइंटिस्ट महेश पलावत जी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, आप लोगों का क्या अनुमान है? 27 मई के आसपास ही आप लोग अनुमान लगा के चल रहे हैं, कुछ और डेट है सर? देखिए, अभी हमने अनुमान नहीं लगाया है। वैसे जो अंडमान सागर में समय से पहले पहुंच रहा है, जैसे 13 मई की चांसेस लग रहे हैं अंडमान में। और सबसे बड़ी बात है कि वो उसका जो एक्सटेंट है वो कोमोरिन एरिया से लेकर के साउथ ईस्ट अरेबियन सी तक ही दिखाई दे रहा है। मतलब 13 मई से आप 20 मई के बीच में ये सारे एरिया कवर हो जाएंगे। तो अनुमान तो ऐसा ही लग रहा है कि हो सकता है कि समय से कुछ पहले ही आए, लेकिन अभी हमने डेट फिक्स नहीं करी है। 1-2 दिनों में हम भी ये डेट बता देंगे। पर जैसा मानसून का सर्ज इस समय दिखाई दे रहा है कि अंडमान सी में बारिश बढ़ गई है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनना शुरू हो गए हैं, विंड फ्लो भी कंडूसिव हो गया है, तो हो सकता है कि समय से कुछ पहले मानसून केरल में दस्तक दे दे। जैसे मौसम विभाग ने बताया है कि 27 मई बताया है, तो 4 दिन पहले बता दिया उन्होंने। तो अभी 1-2 दिन में हम इसके बारे में कंफर्म कर पाएंगे। 2 दिन में अभी की तरफ से भी कंफर्मेशन हो जाएगा, लेकिन समय से पहले मानसून की बात हो रही है सर। लेकिन आगे के प्रोग्रेस को लेकर अभी से अनुमान लगा सकते हैं क्या कि आगे प्रोग्रेस क्या होगी? एक समय से पहले अगर केरल में पहुंचता है तो बाकी राज्यों की स्थिति क्या होगी? देखिए बिस्मोहन जी, हमने पहले भी देखा है कि अगर समय से पहले मानसून पहुंचता है तो जरूरी नहीं कि आगे का उसका प्रोग्रेस अच्छा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि समय से देर में पहुंचता है केरल में और उसके बाद भी प्रोग्रेस अच्छा होता है। तो ये क्योंकि अभी काफी समय है, अभी हम कम से कम 17 दिन जो नॉर्मल डेट है उससे भी पीछे है। 13 तारीख है, 1 जून को पहुंचा, 17-18 दिन तो वैसे ही बचे हुए हैं। जब मानसून दस्तक दे देगा उसके बाद किस तरह के वेदर सिस्टम बनते हैं, किस तरह का विंड फ्लो बनता है, तो वो अनुमान उसी के बाद ही लगाया जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि मई के आखिर में भी हम लगा पाएंगे।
लेकिन अभी से आगे की प्रोग्रेस कहना मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार होता है कि मानसून में जो वेदर सिस्टम कमजोर पड़ जाते हैं, मानसून की चाल रुक जाती है, कभी कभी विग्रस मानसून हो जाता है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, तो वो सारी बातें अभी से बताना मुश्किल है। सर ओवरऑल क्या लग रहा है इस बार का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहने वाला है मॉनसून का? देखिए, इस बार जैसे अनुमान है, मौसम विभाग ने थोड़ा सा लोअर साइड ऑफ अबव नॉर्मल बताया है, और हमने अबव साइड ऑफ नॉर्मल बताया, यानी कि हमने जो 103% बोला है। तो ऐसा लग रहा है कि मानसून इस बार काफी अच्छा रहने वाला है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को छोड़ करके, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यूजुअली क्या होता है कि बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए थोड़ा सा स्टैटिकली थोड़ा कम हो जाता है, और उसी तरह से हिल्स को छोड़ करके बाकी जो इलाके हैं, खास करके सेंट्रल इंडिया काफी अच्छा मानसून देखेगा, साउथ इंडिया में भी अच्छा मानसून रहेगा, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में जो है वो नॉर्मल मानसून रहने की संभावना दिखाई दे रही है। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और आपकी जर्नी सेफ हो। आप कनाडा जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं मानसून सीजन में आपकी से लगातार वहां से बातचीत होती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ श्रीजीत ओपी जी भी हैं, साइंटिस्ट हैं आईएमडी से। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, पहली बार आपसे बातचीत हो रही है। सर, आप लोगों ने जो अनुमान लगाया है कि 27 मई को केरल मानसून पहुंच जाएगा 5 दिन पहले, इसके पीछे की वजह क्या है, और क्या देश के बाकी हिस्सों में भी जो प्रोग्रेस होगी इसी रफ्तार से होगी, क्या समय से पहले भी बाकी हिस्से में भी मानसून की एंट्री हो सकती है? हमारा मेन रीजन फॉर जल्दी आने का क्या कारण है, वो न्यूट्रल एनसो कंडीशन इज प्रिवेलिंग कंडीशन पैसिफिक ओशन में कंटिन्यू करता है। दूसरा बात है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑल्सो फेवरेबल फॉर अच्छा जल्दी आने के लिए, मानसून आने के लिए एक पॉइंट है। तो आपको लग रहा है कि विंड पैटर्न और जो जिस तरह की एक्टिविटीज दिख रही है वो फेवरेबल है। बाकी आगे के राज्यों में प्रोग्रेस भी क्या इसी रफ्तार से होगी? साउथ पेनिनसुला का बहुत सारा जगह में कवर जल्दी मानसून जल्दी कवर करने के लिए संभावना है। हमारा एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट हमारा ऐसा अनुमान देता है। सर, अगला फोरकास्ट आप लोग कब जारी करेंगे? मई जून के महीने के लिए कब आपका फोरकास्ट जारी होगा सर? मई एंड में हमारा नेक्स्ट फोरकास्ट जारी करेगा। ओके। उसके साथ हमारा मानसून अपडेट अभी हम इश्यू किया है 105% ऑफ फोरकास्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। अभी उसमें को ये क्या कुछ अपडेट करना है और काम करना है, वो भी उसमें हम इंडिकेट करेगा। ओके, तो अभी 105% तक ही हैं आप लोग की? हाँ, हम 105 पर अबव नॉर्मल दिखाता है। अभी उसका अपडेट भी उस टाइम हम जारी करेगा। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को, किसानों को गाइड किया कि मानसून की स्थिति क्या है। समय से पहले केरल में मानसून पहुंचेगा, लेकिन आगे की प्रोग्रेस किस तरह की रहेगी वो अपडेट वो मई के लास्ट में इनका जो अनुमान आएगा वहां वो जारी करेंगे, और ये भी बताएंगे कि जो सामान्य से ज़्यादा मानसून की जो संभावना है 105% की जो अपर एंड में है इनका अनुमान, क्या वहां से और किस तरह के बदलाव हुए हैं, जून में किस तरह की बारिश होगी, पूरी डिटेल्स वो मौसम विभाग की तरफ से मई के आखिर में जारी किए जाएंगे। तो दोनों आपने सुना, मौसम विभाग को भी और प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट को भी। चलिए बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। मॉनसून का प्रॉक्सी प्ले कहा जाता है ग्वार सीड और ग्वारगम। अनुज जी, इन दोनों पर क्या असर होगा? हालांकि टूट काफी चुके हैं, लेकिन ये जो टूटा था वो बॉर्डर के तनाव की वजह से टूटा था, क्योंकि राजस्थान के कई सारे स्टॉकिस्ट अपना माल ऑफलोड कर रहे थे। क्या आगे यहाँ से तेज रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए या मानसून का दबाव रहेगा इस पर? देखिए, बॉर्डर पे टेंशन कुछ कम होती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे आज देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो आज जितनी भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं सभी में एक पॉजिटिव ट्रेंड है। हमें लगता है कि ये अभी एक रिकवरी का ट्रेंड आ सकता है, और ऑलरेडी हम देख चुके कि ग्वारसीड ग्वारगम काफी ओवरसोल्ड हो चुके थे। तो हमें लगता है कि यहाँ पे डिमांड सिनेरियो की वजह से एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि ओवरसोल्ड होने की वजह से और टेंशन कम होने की वजह से ग्वारसीड ग्वारगम को सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि ट्रेडर्स को खरीदारी करना चाहिए। ओके, अनुज जी, आपके पास 30 सेकेंड है, तीनों ही मसालों पर राय बता दे। तीनों आज काफी तेज दिख रहे हैं। देखिए, हमें लगता है कि अभी पूरा एग्रीकल्चर पैक पॉजिटिव है। तो जीरा, टर्मरिक, धनिया
सभी में ही खरीदारी का ट्रेड देना चाहिए। बॉर्डर टेंशन कम होने की वजह से और ट्रेड टेंशन इंटरनेशनल लेवल पे कम होने की वजह से तीनों की डिमांड बढ़ सकती है और हमें लगता है कि यहाँ पे रिकवरी का ट्रेंड तीनों ही मसालों में आ सकता है। ओके, तीनों मसालों में रिकवरी का ट्रेंड है। शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटुपन आपका और दिव्या गगलानी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें कमोडिटी में क्या करना है। इक्विटी में तो जबरदस्त तेजी है, 700 अंकों से ज्यादा की तेजी निफ्टी, बैंक निफ्टी में 1600 अंकों का उछाल। वायदा बाजार में क्या कुछ हो रहा है बताएंगे हमारे सहयोगी शरद। जल्द आते हैं ब्रेक के बाद इन्फो जंक्शन में।